प्यारे बच्चों, सुप्रभात। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, शाबाश। मैं सुमन कुमार आप सबका अपने हिंदी की कक्षा में स्वागत करता हूं। अच्छा बच्चों, ये बताएं कि जब आप किसी काम को रोज़ रोज़ करते हैं या एक ही काम को बार बार करते हैं तो क्या होता है? बिल्कुल सही, आपका मन उस काम से ऊब जाता है, उस काम में आपका मन नहीं लगता है, वो काम आपको बोझिल लगने लगता है ना? अच्छा, अगर हम अपने मनपसंद काम को करना चाहें तो क्या हमको उसमें भी उबन होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब हम अपना मनपसंद काम करेंगे तो हमें खुशी मिलेगी, हमें मज़ा आएगा और उस काम को हम दुगुने उत्साह से कर सकते हैं, है ना? अच्छा, ये बताइए कि जब हम अपना मनपसंद काम करते हैं तो क्या होता है? क्या होता है? मज़ा आता है ना? और हमारे व्यवहार में क्या होता है? हमारे व्यवहार में कुछ बदलाव होता है, कुछ परिवर्तन होता है ना? तो आइए आज हम लोग आपके 7वीं कक्षा की भाषा मंजरी की जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उसका पाठ संख्या 15 आया बदलाव पढ़ते हैं। यह पाठ एक आत्मकथा है। अच्छा बच्चों, इस चित्र में कौन दिख रहा है? क्या आप इन्हें पहचानते हैं? नहीं? कोई बात नहीं। ये हैं प्रेमलता अग्रवाल। कौन है? प्रेमलता अग्रवाल। और इन्होंने इस पाठ को लिखा है, यह इनका आत्मकथा है। और ये आत्मकथा एक अंश मात्र है। और किसका अंश है ये? कर विजय हर शिखर का अंश है। और ये लेखिका झारखंड की रहने वाली हैं। झारखंड में एक जगह है जमशेदपुर, नाम सुना है आपने? हाँ, इसको टाटा भी कहते हैं। यहाँ भारत की बहुत बड़ी कंपनी है, आपने नाम सुना होगा, टिस्को और टेल्को। नाम सुना है आपने? एक इस्पात कंपनी है और एक गाड़ियाँ बनाती हैं। तो ये लेखिका झारखंड की रहने वाली हैं और इनका जन्म सन 1963 में हुआ है। और प्रेमलता अग्रवाल जो हैं वो संसार के 7 महाद्वीपों के शिखर पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला हैं। और ये मशहूर पर्वतारोही बछेंद्री पाल के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में, उनके देखरेख में 48 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे अधिक उम्र की महिला पर्वतारोही हैं। पर्वतारोही आप समझते हैं, जो लोग पर्वतों पर चढ़ते हैं,
पहाड़ों पर चढ़ते हैं, ऊंचे ऊंचे शिखर पर चढ़ते हैं, बिना डरे, बिना थके। और इनकी इस उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। और ये 20 मई 2011 को माउंट एवरेस्ट के 29,029 फुट की ऊंचाई, या फिर कहें सबसे ऊंची पर्वत शिखर पर पहुंचने वाली भारत की सबसे अधिक उम्र की प्रथम महिला बनी। और ये एक हाउसवाइफ होते हुए, हाउसवाइफ मतलब गृहिणी, घर का काम करते हुए इन्होंने अपने अंदर की क्षमता का पूरा इस्तेमाल किया, 100% इस्तेमाल किया और अपने लक्ष्य को अपने दृढ़ निश्चय से आसान बनाया। अदम्य साहस की प्रतिमूर्ति लेखिका के जीवन में एक कैंप के दौरान आया बदलाव समाज के लिए प्रेरणादायक है। और यही इस पाठ का नाम है, आया बदलाव, मतलब उनके अंदर हुआ परिवर्तन। क्या क्या परिवर्तन हुए उनके अंदर, जरा देखते हैं। आइए पाठ शुरू करते हैं। उत्तरकाशी का बेसिक एडवेंचर कोर्स करने के बाद मैं ए ग्रेड सर्टिफिकेट के साथ वापस जमशेदपुर लौटी। मैं अपने अंदर कई तरह के बदलाव महसूस कर रही थी। यह बदलाव कुछ तो भीतरी थे जो मैं महसूस कर रही थी, कुछ बाहरी थे जो मेरे व्यवहार से समझे जा सकते थे, जिन्हें मैं खुद भी समझ रही थी। लेखिका कह रही हैं कि उत्तरकाशी के बेसिक एडवेंचर कोर्स, उत्तरकाशी में हिमालय पर्वत पर चढ़ने के लिए एक बेसिक एडवेंचर कोर्स संस्थान है, जहां लोग पहाड़ों पर चढ़ने की ट्रेनिंग लेते हैं। वहां से इन्होंने ए ग्रेड सर्टिफिकेट के साथ जमशेदपुर लौटी, तो इन्होंने अपने अंदर कई तरह के बदलाव महसूस किया। यह बदलाव कुछ तो भीतरी थे, भीतरी मतलब उनके अंदर का व्यवहार परिवर्तन हुआ था, जो लेखिका खुद अनुभव कर रही थी। और कुछ बदलाव बाहरी थे जो उनके व्यवहार से समझे जा सकते थे और जिन्हें लेखिका भी समझ रही थी। मैं बार बार खुद के से यह सवाल भी कर रही थी कि क्या एक कैंप ने मुझे इतना बदल दिया। यह सोच सोच कर मैं खुद यकीन नहीं कर पा रही थी। मैं कुछ समय पहले के वे दिन याद कर रही थी कि कैसे हम डर डर कर जैसे तैसे थोड़ी ही बहुत हिम्मत जुटाकर जमशेदपुर से उत्तरकाशी पहुंचे थे। और आज जब उत्तरकाशी से जमशेदपुर लौट रहे हैं तो इतने कम दिनों में कैसे इतना सब कुछ बदला हुआ लग रहा है। एक कैंप ने कैसे हमें इतना बदल दिया, मैं समझ नहीं पा रही थी। वहाँ हमने कई तरह की एक्सरसाइज की, अलग अलग तरह के टास्क पूरे किए, लेकिन उन गतिविधियों ने कैसे हमारी सोच समझ, जीवन के प्रति नज़रिए को तथा हमारे रहन सहन दृष्टिकोण को बदल दिया, मैं बता नहीं पा रही हूँ। लेखिका यह कह रही हैं कि उस बेसिक एडवेंचर कोर्स करने के बाद लेखिका के अंदर इतना सारा बदलाव हुआ था। वहाँ उन्होंने तरह तरह के एक्सरसाइज की, अलग तरह तरह की गतिविधियों को किया, तरह तरह के टास्क पूरे किए, और इससे उनके सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, जीवन के प्रति नज़रिया, रहन सहन तथा उनका दृष्टिकोण बदल गया।
जिसे वे महसूस कर रही थी और कह रही हैं कि मैं उसे बता नहीं पा रही हूँ कि मेरे अंदर कितना बदलाव हुआ। ये अपने पहले के दिनों को याद करते हुए कह रही हैं कि एक कैंप ने उनको इतना बदल दिया और वो खुद पर यकीन नहीं कर पा रही थी कि कुछ दिन पहले जब वो जमशेदपुर से उत्तरकाशी पहुंची थी तो कितनी डरी डरी थी। किसी काम को करने में उन्हें कितना संकोच होता था और आज वो बिल्कुल बदल गई हैं। हर काम को अपने से अपने नज़रिए से कर लेती हैं और उनका डर निकल चुका है और यही बदलाव हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं। लेखिका आगे कहती हैं, जहाँ मैं पहले छोटे छोटे कामों के लिए घरेलू नौकर पर निर्भर करती थी, अब उसका इंतज़ार किए बिना ही उस काम को खुद करने लगती हूँ, बिना किसी शिकायत के। अब मैं किसी भी छोटे मोटे काम के लिए किसी की मोहताज नहीं रहना चाहती। अपने अंदर की क्षमता का अनुमान मुझे होने लगा। मेरे अंदर छिपा आत्मविश्वास अब बाहर आ रहा था और काफ़ी हद तक बाहर आ भी चुका था। इस कैंप ने मुझे खुद को पहचानने का मौका दिया, मुझे खुद से मिलवाया। मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी क्षमता क्या है, यह समझाया। अब मैं घर के मुश्किल काम भी आसानी से कर पा रही थी, चाहे कुछ भारी सामान हो या फिर बाजार से कुछ सामान लाना हो। लेखिका कह रही हैं कि एक छोटे से कैंप में, एक छोटे से कोर्स ने मेरे अंदर इतना सारा बदलाव कर दिया। जहाँ लेखिका पहले छोटे छोटे कामों के लिए अपने घरेलू नौकर पर निर्भर रहती थी, हाँ, बाहर जाने के लिए किसी पर निर्भर रहती थी, उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी थी, उन्हें लगता नहीं था कि ये काम वो कर पाएंगी। लेकिन अब इस कैंप को करने के बाद, इस कैंप में ट्रेनिंग लेने के बाद उनके अंदर इतना सारा बदलाव हो गया है कि वो अपना हर काम अपने से कर लेती है, किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहती। वो अपने को पहचान चुकी हैं, अपनी क्षमता को पहचान चुकी हैं कि वो क्या कर सकती हैं और मुश्किल से मुश्किल काम भी वो आसानी से कर लेती हैं, चाहे छोटा मोटा काम हो या बड़े बड़े काम हो, चाहे कुछ भारी सामान उठाना हो या बाज़ार से कुछ लाना हो। हर काम वो अपने हिसाब से कर लेती हैं। अब वो किसी पर निर्भर नहीं है और ये उनके व्यवहार में ये परिवर्तन आया है। एक बात और जो मेरे दिमाग में बैठ चुकी थी, जिसे मैं बहुत शिद्दत से महसूस भी कर रही थी, कि प्रकृति हमें कितना कुछ सिखाती है। इस कैंप के दौरान हमने प्रकृति को इतने करीब से महसूस किया कि मैं खुद को अब प्रकृति के बहुत करीब महसूस करने लगी थी। प्रकृति की ताकत का एहसास अब मुझे बहुत अच्छी तरह हो चुका था। अब मैं प्रकृति से और ज़्यादा प्यार करने लगी थी। अब मैं इस बात को भी महसूस कर रही थी कि महंगे गहने और कपड़े बहुत छोटी चीज़ें हैं, जो अब तक मुझे बहुत आकर्षित करते थे। जीवन के प्रति मेरी सोच भी में भी बहुत परिवर्तन आया। मटेरियल चीज़ें अब मुझे ज़्यादा अपील नहीं कर रही थी। मैंने महसूस किया कि हम अपने जीवन में अक्सर छोटी छोटी समस्याओं को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि उन्हीं में उलझते चले जाते हैं। लेखिका कह रही हैं कि एक बात जो उनके दिमाग में बैठ चुकी थी और जिन्हें उन्होंने महसूस किया था कि प्रकृति हमें कितना कुछ सिखाती है। बहुत कुछ सीखते हैं हम प्रकृति से, नई नई चीज़ें, नई नई जानकारियाँ। इस कैंप के दौरान इन्होंने प्रकृति को इतने करीब से देखा, इतने करीब से महसूस किया, प्रकृति की ताकत का एहसास इन्हें हुआ और ये प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी। हमें भी प्रकृति से बहुत प्यार करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकृति के कारण ही हम जिंदा हैं। अब लेखिका इस बात को महसूस कर रही थी कि महंगे कपड़े, महंगे गहने और महंगे महंगे सामान ये बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं। पहले जो इन्हें बहुत आकर्षित करते थे, क्या आकर्षित करते थे? महंगे गहने और कपड़े। अब ये इन्हें बहुत छोटी छोटी चीज़ें लगने लगी हैं।
इनके नज़र में इनका महत्व अब कुछ भी नहीं है। इन्हें तो अब प्रकृति के संग रहना और प्रकृति के साथ अपना जीवन गुजारना बहुत अच्छा लगता है। ये इनके व्यवहार में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, इनके सोच में परिवर्तन आया है। अब मटेरियल चीज़ें मतलब वस्तुगत चीज़ें जिसे हमें पाने की लालसा होती है, महंगी चीज़ें, महंगी वस्तुएं, महंगा घर, महंगी गाड़ियाँ, इन सब की इन्हें कोई लालसा नहीं थी। ये इनके व्यवहार में परिवर्तन आया था और ये समझ रही थी, ये महसूस कर रही थी कि हाँ, अपने जीवन में हम अक्सर छोटी छोटी समस्याओं को इतना बड़ा बना देते हैं और उसी में उलझ कर रह जाते हैं और प्रकृति का आनंद नहीं ले पाते। अब आगे बढ़ते हैं। वहाँ जाकर महसूस हुआ कि एक इंसान दूसरे इंसान के लिए कितना मददगार साबित हो सकता है। क्या मैंने भी जो भी कैंप में किया वह मैं अकेली कर सकती थी? सब ने मिलकर किया तभी तो हो सका। कैंप में जाकर मैंने टीम भावना और टीम का महत्व समझा। अगर समाज में सभी लोग इसी टीम भावना से काम करें तो हम अपने आसपास की कितनी ही समस्याओं को दूर कर सकते हैं। एक दूसरे के जीवन में खुशियां ही खुशियां भर सकते हैं। इस कैंप ने हमें अपने अंदर की अच्छाइयों और बुराइयों से भी परिचय कराया। लेखिका कह रही हैं कि उस कैंप में जाकर महसूस हुआ इनको कि एक इंसान दूसरे इंसान के लिए कितना काम आ सकता है, एक इंसान दूसरे इंसान की कितनी मदद कर सकता है। अकेला जो आदमी काम नहीं कर पाता है, टीम में मिलकर टीम भावना के साथ वो काम बहुत ही अच्छे से कर सकता है। इन्होंने टीम की भावना का महत्व को समझा और इन्हें यह भी एहसास हुआ कि समाज में रहने वाले लोग, हमारे आसपास रहने वाले लोग, अगर सभी लोग मिलकर इसी टीम भावना से, इसी एक भावना से काम करें तो हम अपने आसपास की कितनी ही सारी समस्याओं का अंत कर सकते हैं और लोगों के जीवन में खुशियां भर सकते हैं। इस कैंप ने इन्हें अपने अंदर की अच्छाइयों और बुराइयों से भी परिचय कराया। उनके अंदर क्या क्षमता है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, बुराई को क्यों छोड़ना चाहिए, कैसे छोड़ना चाहिए और अच्छाइयों को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, इस बारे में इन्हें जानकारी हुई। अब आगे बढ़ते हैं। जहाँ पहले मैं कई तरह के डरों से घिरी रहती थी, जैसे असफलता का डर, लोग क्या कहेंगे, कहीं परिवार वाले नाराज तो नहीं हो जाएंगे, समाज का डर, कुछ करने से पहले ही मैं इन डरों से खुद को घिरा हुआ पाती थी और इसी डर की वजह से कुछ बोल नहीं पाती थी। अब मैं महसूस रही थी कि ये सभी डर मेरे खुद के पैदा किए हुए थे। अब मेरी सोच स्पष्ट होती जा रही थी। किसी काम के प्रति पहले से ज़्यादा एकाग्रता मुझ में आ चुकी थी। मैं खुद हैरान थी कि एक कैंप ने मुझे कितना बदल दिया। लेखिका कहती हैं कि पहले इनको तरह तरह के डर सताए रहते थे। असफलता का डर मतलब फेल होने का डर, लोग क्या कहेंगे, इसका डर, अक्सर हम इसी बात से डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे और इसलिए कुछ नया काम हम करना नहीं चाहते, अपने मनपसंद काम हम करना नहीं चाहते, जबकि ये गलत है। हमें अपना मनपसंद काम करना चाहिए, लोग भले जो कहें। जब हम अपना मनपसंद काम करेंगे तभी तो हम उत्साह से कर पाएंगे और तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए लोग क्या कहेंगे इस पर ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए। ये अपने बारे में बता रही हैं, कहीं परिवार वाले नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे। हम भी अक्सर सोचते थे कि कुछ नया नया काम करेंगे तो परिवार वाले कहीं नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे। आप भी सोचते होंगे कि लोग क्या कहेंगे, या कुछ नया काम करेंगे तो घर वाले कहीं नाराज़ नहीं हो जाएंगे, समाज का डर रहता है हमें। और कुछ करने से पहले ही हम लोग इतना डर जाते हैं, जैसे कि लेखिका डरी हुई थी और खुद को डर से इतना घिरा हुआ पाती थी कि कोई काम ठीक से कर नहीं पाती थी, यहाँ तक कि ठीक से बोल भी नहीं पाती थी। लेकिन उस कैंप में जाने के बाद इनके अंदर जो बदलाव हुआ उसको अब महसूस कर रही थी कि ये सभी डर मेरे खुद के पैदा किए हुए थे।
अब मेरी सोच स्पष्ट होती जा रही थी। किसी काम के प्रति पहले से ज़्यादा एकाग्रता मुझ में आ चुकी थी। एकाग्रता का अर्थ है उसमें उस काम को पूरे मने योग से करना, मन लगा कर करना, ध्यान वहीं केंद्रित रहना। तो अब कैंप के बाद इनका मन किसी काम में पहले से ज़्यादा लगता था और एक जगह मन को इकट्ठा कर पाती थी। और ये खुद हैरान थी कि इस कैंप ने इन्हें कितना कुछ बदल दिया। देखिए यहाँ एक फ़ोटो आप देख रहे हैं जिसमें ये कितना भारी बैग अपने पीठ पर लादकर पर्वत पर चढ़ रही है। यहाँ इस फोटो में भी आप देखें, यहाँ पर्वत पर चढ़ रही है, पीठ पर भारी बैग लेके हिमालय पर्वत पर चढ़ रही है। हिमालय पर्वत के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश कर रही हैं और इसमें ये सफल भी होती हैं। अब आप आगे देखें। कैंप से वापस आने पर आसपास के लोग मिलने आए और पूछने लगे कि क्या मिला पहाड़ों पर चढ़कर। आज भी अक्सर लोग पूछते हैं कि आप इतनी बार पहाड़ों पर चढ़ती रहती हो, क्या मिलता है पहाड़ों पर चढ़कर। अब क्या कहूँ, कैसे समझाऊँ। यह तो मेरा अंतर्मन, मेरी अंतरात्मा ही जानती है कि मुझे पहाड़ों पर चढ़कर क्या मिलता है। हर बार जब मैं पहाड़ों से लौटती हूँ तो मेरी अंतरात्मा जैसे और शुद्ध होकर लौटती है, एकदम स्वच्छ, एकदम पवित्र। अपने अंदर के इस सकारात्मक बदलाव को मैं बहुत गहराई से महसूस करती हूँ। मेरे आस पड़ोस में रहने वाले वे लोग भी महसूस करते हैं जो मुझे सालों से जानते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यह बोलते हैं कि इतने दिनों तक घर से बाहर रहती है, क्या मिलता है पहाड़ों पर चढ़कर, पैसा भी नहीं मिलता, उल्टा जब भी लौटती है चेहरा इतना काला हो चुका होता है, पहले से पतली होकर ही वापस आती है। खैर, सबका अपना अपना सोचने का नज़रिया है, अपनी अपनी सोच है। लेखिका कहती हैं कि कैंप से जब भी ये वापस आती हैं, पहाड़ों पर चढ़कर जब भी ये वापस आती हैं, किसी मिशन से जब भी ये वापस लौटती हैं, तो जो लोग इनसे मिलने आते हैं और पूछने लगते हैं कि क्या मिला पहाड़ों पर चढ़कर। लोग इनसे यह भी ये पूछते हैं कि आप इतनी बार पहाड़ों पर चढ़ती हैं, अलग अलग पहाड़ों पर चढ़ती हैं, क्या मिलता है पहाड़ों पर चढ़कर। लेखिका कहती हैं कि अब मैं इन्हें क्या कहूँ, कैसे समझाऊँ। यह तो मेरा अंतर्मन, मेरी अंतरात्मा ही जानती है कि मुझे पहाड़ों पर चढ़कर क्या मिलता है। लेखिका कह रही है कि ये मेरा मन जानता है कि पहाड़ों पर चढ़कर मुझे कितनी खुशी मिलती है, कितनी जानकारी मिलती है, तरह तरह के अनुभव मिलता है। इन्हें मैं कैसे बताऊं। ये बातें तो इनको समझ में आने वाली नहीं है जब तक कि हम खुद महसूस नहीं करें, खुद उस काम को कर कर नहीं देखें, तब तक उसके आनंद का अनुभव हमें नहीं हो सकता। वही लेखिका कह रही है कि हर बार जब मैं पहाड़ों से लौटती हूँ, मेरी अंतरात्मा जैसे शुद्ध और शुद्ध होकर लौटती है। लेखिका बताती हैं कि जब अपना मनपसंद काम करके आती हैं, पहाड़ों पर चढ़ना इनका शौक़ है, और जब वहाँ से लौटती है तो इन्हें लगता है कि मैं पहले से और शुद्ध और पवित्र हो गई हूँ, प्रकृति से और मेरा जुड़ाव हो गया है, एकदम स्वच्छ, एकदम पवित्र। और अपने अंदर के इस सकारात्मक बदलाव को मैं बहुत गहराई से महसूस करती हूँ। और ये वही लोग महसूस कर सकते हैं जो अपने काम को बहुत ही प्यार से और बहुत ही मन से करते हैं। लेखिका आगे कहती हैं कि मेरे आस पड़ोस में रहने वाले वे लोग भी महसूस करते हैं जो मुझे सालों से जानते हैं। जो लोग जानते हैं उनके काम को, वो लोग भी महसूस करते हैं कि उन्हें कितनी खुशी मिलती होगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं आस पड़ोस में रहने वाले जो यह बोलते हैं कि इतने दिनों तक घर से बाहर रहती है, अकेली रहती है, क्या मिलता है पहाड़ों पर चढ़कर, पैसा भी नहीं मिलता, जब भी लौटती है चेहरा इतना काला हो चुका होता है कि देखने में बदसूरत लगती है, पहले से पतली होकर आती है। खैर, सबका अपना अपना सोचने का नज़रिया है और अपनी अपनी सोच है। लेखिका यहाँ बताना चाह रही हैं कि समाज में तरह तरह के लोग हैं, आपके काम की प्रशंसा करने वाले लोग भी हैं और आपकी बुराई करने वाले भी लोग हैं। लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे,
तरह तरह से आपके काम पर उंगलियां उछालेंगे, आपको हतोत्साहित करेंगे, आपको निराश करेंगे, परंतु आपको उनसे डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है और आपको अपना मनपसंद काम करना है। तभी आपको खुशी मिलेगी और तभी आप अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो ये समाज का कड़वा सच है कि लोग अक्सर डरते हैं, हम लोग अक्सर डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा। अगर इस डर से हम समाज के डर से या लोग क्या कहेंगे के डर से पढ़ कर रह गए, उसमें उलझ कर रह गए, तो हम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते, हम अपना मनपसंद काम नहीं कर सकते। तो सबके सोचने का नज़रिया अलग अलग है और सबकी सोच अलग है। कुछ लोग अच्छा सोचते हैं, कुछ लोग बुरा सोचते हैं। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। जब तक मैं घर से बाहर नहीं निकली थी, अपनी क्षमता का 20% ही इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन अब 100% खुद को जान चुकी हूँ और पूरा इस्तेमाल करना चाहती हूँ। जब आप खुद को 100% जान लेते हैं तो आपके लिए अपने लक्ष्य तक पहुँचना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि लक्ष्य आपको साफ, एकदम स्पष्ट नज़र आ रहा होता है। आप खुद को 100% तभी जान पाते हो जब आप ईमानदार होते हैं, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पहले अपने लक्ष्य से आपको प्यार होना चाहिए, तभी आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। तभी उसे प्राप्त करने के लिए अपना 100% लगा सकते हैं, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाते हैं, कठोर मेहनत कर पाते हैं। देखिए, यहाँ एक बहुत ही सुंदर बात कही गई है और बहुत ही उद्देश्यपूर्ण बात है, बहुत ही प्रेरणादायक बातें हैं। लेखिका ये बताती हैं कि जब तक वो घर से बाहर नहीं निकली थी, तब तक अपनी क्षमता का केवल 20% ही इस्तेमाल कर रही थी। 100% में से कितना इस्तेमाल कर रही थी? केवल 20%। और 80% उनकी क्षमता का उपयोग नहीं हो पा रहा था या उसका उपयोग व्यर्थ के कामों में होता था। लेकिन बाहर निकलने के बाद, लोगों से परिचय होने के बाद, तरह तरह के अभ्यास करने के बाद उन्हें अपनी क्षमता का 100% ज्ञान हो चुका था और वो जान चुकी थी कि अपनी क्षमता का इस्तेमाल कैसे करना है। और जब आप जान जाते हैं कि अपनी क्षमता का इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे, तब आप अपने आप को, खुद को 100% जब आप जान लेते हैं, तब आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि तब आपको अपना लक्ष्य एकदम स्पष्ट और साफ नज़र आता है और आप अपने आप को, अपनी क्षमता को का 100% आप तभी जान पाते हैं जब आप अपने आप से ईमानदार होते हैं, अपने आप से झूठ नहीं बोलते हैं, अपने आप से धोखा नहीं देते हैं। जब आप ईमानदार होंगे तभी आपको अपना लक्ष्य साफ साफ नज़र आएगा और आप अपनी क्षमता का 100% आप इस्तेमाल कर पाएंगे। लेखिका यहाँ एक गंभीर बात यह कर रही है, लेकिन लक्ष्य तक पहुँचने के लिए पहले अपने लक्ष्य से आपको प्यार होना चाहिए कि जो काम आप करना चाहते हैं उस काम से जब तक आपको प्यार नहीं होगा, शिद्दत नहीं होगी, तब तक आप उस काम को मन से नहीं कर पाएंगे और तभी आप उसे प्राप्त करने के लिए अपना 100% लगा सकते हैं। अपना 100% लगा सकते हैं मतलब आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाते हैं, कठोर मेहनत करते हैं, उस लक्ष्य को पाने की इच्छा आप में प्रबल हो जाती है और जब आप में इच्छा प्रबल हो जाएगी तो आप निसंदेह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, चाहे वो लक्ष्य कितना भी कठिन क्यों नहीं हो। तो देखा बच्चों, अपनी क्षमता का इस्तेमाल हम पूरी तरह से तभी कर पाते हैं जब हम अपने आप के प्रति ईमानदार होते हैं और अपने मेहनत के प्रति ईमानदार हो पाते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार होते हैं, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। अब आगे देखें। मैंने देखा है कि अक्सर लोग समय की दुहाई देते हैं कि हम फला काम नहीं कर पा रहे हैं, समय ही नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं मानती हूँ कि समय तो चुराना पड़ता है। मैं तो एक हाउसवाइफ हूँ, उसके बाद भी इतना कुछ कर सकी इसलिए कि मैंने सबसे पहले
अपने टाइम मैनेजमेंट को ठीक किया, समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं किया बल्कि समय का सदुपयोग किया। लेखिका यहाँ निष्कर्ष रूप में कहना चाहती हैं, हमें बताना चाहती हैं कि हम कितने बहाने बनाते हैं और लोग अक्सर बहाने बनाते हैं और समय की दुहाई देते हैं कि हम फला काम या जो काम हम करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमको समय ही नहीं मिल रहा है। वास्तव में समय सबके पास होता है, लोग केवल बहाने बनाते हैं और अपने आप के प्रति झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि समय नहीं मिलता है, अपने मेहनत से बचना चाहते हैं और ये कह के निकल जाते हैं कि समय नहीं मिलता है। तो लेखिका यहाँ स्पष्ट रूप से सबको बताना चाह रही हैं और ये बहुत ही अच्छा संदेश वो दे रही हैं कि लेखिका का मानना है कि समय तो चुराना पड़ता है, अर्थात समय चुराना पड़ता है मतलब समय तो निकालना पड़ता है। सबके पास 24 घंटे ही होते हैं और उस 24 घंटे में हम बहुत सारे लोग उस समय को यूं ही व्यर्थ के कामों में बर्बाद कर देते हैं और बहुत सारे लोग उस 24 घंटों में अपने सारे कामों को निपटाते हुए कुछ नया कर जाते हैं, कुछ अच्छा कर जाते हैं क्योंकि उनकी इच्छा दृढ़ होती है, उनका लक्ष्य स्पष्ट होता है, उन्हें अपने काम के प्रति प्यार होता है, उन्हें समाज का डर नहीं होता, वो जो करना चाहते हैं उसे कर लेते हैं। लेखिका अपना उदाहरण दे रही है कि मैं तो एक हाउसवाइफ हूँ मतलब गृहिणी हूँ, घर का काम करती हूँ, बच्चों को संभालती हूँ, इसके बाद भी मैं इतना कुछ कर सकी। और क्यों कर सकी? क्योंकि मैंने सबसे पहले अपने टाइम मैनेजमेंट को ठीक किया। टाइम मैनेजमेंट को ठीक किया मतलब सबके पास तो 24 घंटे ही है, उस 24 घंटों में उन्होंने घर के कामों को निपटाते हुए अपने लिए समय निकाला, जो उनका मनपसंद काम था उसके लिए समय निकाला और अपने लक्ष्य के प्रति वो दृढ़ निश्चय थी और काम के प्रति उन्हें ईमानदारी थी और यही कारण था कि उन्होंने टाइम मैनेजमेंट किया, समय निकाला, समय को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं किया बल्कि समय का सदुपयोग किया। तभी तो दुनिया में उनका नाम हुआ कि वो संसार के 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंची ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला बनी। कौन थी ये? प्रेमलता अग्रवाल। और इस तरह से ये पाठ समाप्त हुआ। बच्चों, अगले वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर के साथ फिर मिलेंगे। उम्मीद है कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ आ गई होगी और आप इसे फिर से 2-3 बार अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अगली बार जब हम मिलेंगे तो इसके प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।